तो हम सूचना के अधिकार से वहीं से बातचीत आज करने जा रहे हैं जहां कल हमने छोड़ा था। कल के धारावाहिक के कहानी को आज आगे बढ़ाते हैं। कल आपने जो कहानी धारावाहिक में देखी थी उसमें हमने सूचना के अधिकार की पढ़ाई की थी। क्यों की थी सूचना के अधिकार की पढ़ाई? जल्दी से मैं एक रिकैप आपको दे देता हूं। हमने सूचना के अधिकार की पढ़ाई इसलिए की थी क्योंकि हम शासन में शुचिता लाना चाहते हैं। तो सवाल उठता है कि शासन में शुचिता लाना चाहते हैं, गई कहां शुचिता? कहां चली गई? तो पता चला कि शुचिता काफी लंबे समय से चली गई रूट के नाराज होकर शासन से। क्यों चली गई? कहा क्योंकि शासन में भ्रष्टाचार आ गया। अच्छा, भ्रष्टाचार कैसे आया? देखा कि जो शासन में गए हुए ब्यूरोक्रेट हैं ये पद का दुरुपयोग करने लगे हैं। ये लोकहित की जगह स्वहित को तरजीह देने लगे हैं। ये अच्छे जीवन की संकीर्ण अवधारणा से कन्विंस हो गए हैं। ये समाजवादी मॉडल में जो अर्थव्यवस्था चली थी उससे जो ब्यूरोक्रेट्स के पास पावर आया था उस ताकत को आज भी दबा के बैठे हुए हैं। इनमें नैतिक होने की प्रेरणा खत्म हो गई है। ये उस सामाजिक मांग से गवर्न हो रहे हैं जो भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित कर रही है। ये उस संस्कृति से जा रहे हैं जिस संस्कृति में करुणा, संवेदनशीलता, दया जैसे मूल्यों का लोगों में विकास नहीं हो रहा है। ये अपने आप को स्वामी मानते हैं, इसलिए सेवक होने के आदर्शों और नैतिकता का पालन ही नहीं करते। ऐसे बहुत सारे कारणों से शासन में शुचिता रूट कर चली गई। तो शुचिता को मना के वापस कैसे लाए? कहा कि उसके लिए दो तरह के उपाय हो सकते हैं, एक जो आपके सिलेबस में लिखे हैं और एक जो आपके सिलेबस में नहीं लिखे हैं। जो सिलेबस में नहीं लिखे ऐसे 6 उपायों की मैंने चर्चा की थी। कहा था समाज सुधार करना पड़ेगा, जो सिविल सेवकों का प्रमोशन, निलंबन, उनका स्थानांतरण मंत्री मुख्यमंत्री की मर्जी से होता है, विवेकाधीन शक्ति से होता है, उसको रिपोर्ट कार्ड के आधार पर करना पड़ेगा। हर सिविल सेवक का रिपोर्ट कार्ड बनना चाहिए। कहा था समाज में पितृसत्तावर्ण व्यवस्था, ऊंच नीच वाले तमाम सामाजिक बुराइयों को खत्म करना पड़ेगा जिससे लोगों में समानता का भाव और उन लोगों में संवेदनशीलता विकसित हो। ऐसे ही स्कूलों से हमारी पढ़ाई लिखाई के साथ गणित विज्ञान के साथ साथ हमको कला, संगीत, साहित्य, खेल कूद में भाग दिलवाना चाहिए, मैंडेटरी कर देना चाहिए, अनिवार्य कर देना चाहिए। जैसे अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में है, बिना खेले आप पढ़ाई नहीं कर सकते, बिना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के स्कूल नहीं चल सकता। इससे हमारी शुरुआत से ही जब इन क्षेत्रों में रुचि विकसित होगी तो हमको मानसिक सुख की आदत पड़ेगी, और मानसिक सुख की आदत वाला आदमी केवल भौतिक सुख पर जोर नहीं देगा, और केवल भौतिक सुख पर जोर नहीं देगा तो केवल पैसा कमाने के पीछे नहीं भागेगा, और केवल पैसा कमाने के पीछे नहीं भागेगा तो भ्रष्टाचार नहीं करेगा, और भ्रष्टाचार नहीं करेगा तो शासन में शुचिता आ जाएगी, रिश्वत नहीं लेगा। ऐसे कुछ 6 तरीके आपको बताए थे जो सिलेबस में तो नहीं लिखे हैं लेकिन इनसे शासन में शुचिता लाई जा सकती है। फिर हमने रुख किया अपना उन सुधारों की तरफ, उन सुझावों की तरफ, उन उपायों की तरफ जो सिलेबस में लिखे हैं, जिनसे हमारा सिलेबस मानता है कि शासन में शुचिता लाई जा सकती है, भ्रष्टाचार इत्यादि की चुनौतियों को हटाया जा सकता है। और ऐसे पहला उपाय जिसको हमने पढ़ना शुरू किया था उसका नाम था सूचना का अधिकार। क्या सीखा था कल? कि शासन में पद का दुरुपयोग, शासन में भ्रष्टाचार, शासन में भाई भतीजावाद, शासन में पारदर्शिता का अभाव, ये सब तब होता है जब आप शासन में गोपनीयता बना देते हैं। ब्यूरोक्रेट क्या निर्णय लेंगे इसका किसी को पता नहीं लग सकता। कोई ब्यूरोक्रेट से सवाल नहीं पूछ सकता। आपको उदाहरण दिया था पीडब्ल्यू के बैच खत्म होने पर एक पार्टी करने का। कहा था बस उस पीडब्ल्यू की पार्टी करने वालों के कार्य को गोपनीय बना दो, उनसे कोई सवाल ना पूछे और उनको कुछ पैसा खर्च करने के लिए दे दो, देखो भ्रष्टाचार हो जाएगा। तो सारा भ्रष्टाचार किस लिए आ रहा है? गोपनीयता की संस्कृति से। जिस गोपनीयता की संस्कृति में ब्यूरोक्रेट्स को पता होता है कि हम जो निर्णय लेंगे किसी को पता नहीं चलेगा, कोई पूछ नहीं सकता। और दूसरा, ब्यूरोक्रेट जनता के लिए जवाबदेह नहीं है, उत्तरदायी नहीं है। उत्तरदायित्व का जो मॉडल हमने बनाया था कि ब्यूरोक्रेट से सवाल पूछेगा मंत्री, मंत्री से सवाल पूछेगा विधायक, विधायक से सवाल पूछेगी जनता, इस तरीके से जनता का सवाल इनडायरेक्ट तरीके से ब्यूरोक्रेट तक पहुंचेगा। जनता सीधे ब्यूरोक्रेट से सवाल नहीं पूछ सकती, वो काम नहीं कर रहा था। तो अगर इन चीजों को हम, समस्याओं को दूर कर दें, क्या क्या समस्या दूर कर दें? गोपनीयता हटा दें। ये जो इतनी लंबी चेन से जनता सवाल पूछती है ब्यूरोक्रेट से, जनता को सीधे सवाल पूछने दे ब्यूरोक्रेट से, पारदर्शिता ला दें। सिविल सेवकों को जनता के प्रति जवाब देने की आदत डाल दें। इतना सवाल पूछे जनता और इतना जवाब दे ब्यूरोक्रेट कि जवाब देते देते जवाबदेही की आदत पड़ जाए, और सवाल पूछते पूछते जनता को सवाल पूछने की आदत पड़ जाए। जिस दिन जनता सवाल पूछने की आदत डाल देगी उस दिन जनता बन जाएगी स्वामी, और जिस दिन ब्यूरोक्रेट जवाब देने के आदी हो जाएंगे उस दिन वाकई बन जाएंगे सेवक। इस तरीके से हमने एक उपाय पढ़ा था कि सूचना के अधिकार नाम के आइडिया से जो शुचिता शासन से चली गई है उस शुचिता को हम वापस ला सकते हैं। नागरिकों को मजबूत बना के, सशक्त बना के, सिविल सेवकों को जवाबदेह बना के, शासन के ढांचे में पारदर्शिता ला के, उत्तरदायित्व को डायरेक्ट बना के इनडायरेक्ट के बजाय। और ये सब करेगा कौन? ये सब करेगा सूचना का अधिकार। इसके द्वारा हम शासन में शुचिता ला सकते हैं। फिर सवाल उठा था कि आरटीआई तो आ गया काफी लंबे समय से, लेकिन जितने लाभ बताए जा रहे हैं कि जनता स्वामी बन जाएगी आरटीआई के बाद, ब्यूरोक्रेट सेवक बन जाएंगे आरटीआई के बाद, शासन में सवाल पूछने की जनता को आदत पड़ जाएगी, ब्यूरोक्रेट को जवाब देने की आदत पड़ जाएगी, जवाबदेही आ जाएगी, ब्यूरोक्रेट मनमानापन छोड़ देंगे, ये तो हुआ नहीं। तो आरटीआई जिस मकसद से ले आया गया और जितने लाभ मैंने आपको कल से आज तक बता डाले कि लोकतंत्र में, चुनाव में जनता एक एक प्रत्याशी के बारे में सूचना के अधिकार से जानकारी हासिल कर लेगी, विधायक ने क्या काज करवाया जीतने के बाद, कितना फंड खर्च किया, एक एक बात जान लेगी, उसका मूल्यांकन बढ़िया करेगी, सिविल सेवकों से सवाल पूछ पूछ के उनको किसी तरह का भाई भतीजावाद नहीं करने देगी, उनके निर्णयों को वस्तुनिष्ठ बना देगी,
जब सवाल पूछने की जनता को आदत पड़ जाएगी, ब्यूरोक्रेट को जवाब देने की आदत पड़ जाएगी, तो ब्यूरोक्रेट वही निर्णय लेंगे जो जवाब देने लायक हो। जवाब देने लायक निर्णय कौन होगा? इसमें निष्पक्षता हो, इसमें गैर तरफदारी हो। तो कहा था इस तरीके से आरटीआई बहुत सारा इस तरह का काम कर सकता है। हुआ क्यों नहीं? यहीं से आज की क्लास में आगे जा रहे हैं कि जब आरटीआई शासन में स्वच्छता लाने का इतना प्रभावी उपाय है, इससे उत्तरदायित्व भी मजबूत हो सकता है, इससे पारदर्शिता भी आ सकती है, इससे ब्यूरोक्रेट को जनता का सेवक भी बनाया जा सकता है, तो ये सब हुआ क्यों नहीं? ये सब क्यों नहीं हुआ? अब मैं आपको बता रहा हूं कि सब क्यों नहीं हुआ, और अगर नहीं हुआ तो कैसे होगा। तो हम जो बात सीखने जा रहे हैं कि सूचना के अधिकार के कानून के आने के बाद भी शासन के ढांचे में प्रभावी उत्तरदायित्व क्यों नहीं आया? नौकरशाह जनता के प्रति जवाबदेह क्यों नहीं बने? भाई भतीजावाद, मनमानापन एवं पद का दुरुपयोग क्यों नहीं रुका? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। आरटीआई तो आ भी गया, बहुत सारे लाभ की लंबी लिस्ट बना दी थी, चुनाव से लेकर शासन तक, वो सब हुआ क्यों नहीं? तो ये सब क्यों नहीं हुआ? कारण, इसका मतलब आरटीआई से शासन में शुचिता क्यों नहीं आई? और दूसरा, ऐसे में क्या उपाय करें जिससे आरटीआई के लाभ मिल सके? कैसे, किन उपायों से आरटीआई को प्रभावी बनाया? इस तरह के कुछ सवाल हैं जिन सवालों का जवाब हमको अगर मिल जाए तो आरटीआई कैसे एक नॉर्मेटिव आइडिया शासन में शुचिता को मजबूत करेगी, बात सीख लेंगे। तो देखो, पहले तो कारण सुनो, पहले कारण सुनो, और कारण सुनते समय चैट बंद करो, फिर क्लास खत्म होने के बाद फिर चैट करना। कारण सुनो और समझो कि आरटीआई काम क्यों नहीं किया। देखो, आरटीआई के वांछनीय परिणाम ना देने के कारण, पहला कारण, जरा बताइए, जरा बताइए, अनु देवी, नाम में ही देवी है, तो देवी जी जरा बताइए कि आरटीआई से वांछनीय परिणाम क्यों नहीं आया। और ये जो छठा सातवां टॉपिक में पढ़ा रहा हूं, इथिक्स में ज्यादा टीचर यही सब ज्यादा पढ़ाते हैं, क्योंकि ये किताबों में खूब लिखा है, और आप समझदार विद्यार्थी होने के नाते मैंने कह भी रखा है कि आप पीडब्ल्यू की गाइड से पढ़ के आया करें। आपने पढ़ा भी होगा क्योंकि आप बहुत मेहनती और बहुत मेधावी विद्यार्थी हैं। तो अनु देवी बताएंगी कि आरटीआई से वांछनीय परिणाम क्यों नहीं आया। जल्दी बताइए अनु देवी, आपका पूरी कक्षा इंतजार कर रही है। उसके बाद स्वीटी कुमारी बताएंगी। अनु देवी के बाद स्वीटी कुमारी। सुनवाई की देरी, अरे नहीं पता अनु देवी तो क्लास सुनो, क्लास भी नहीं सुनती हो, फिर कहती हो पता भी नहीं है, इस क्लास में उस क्लास की बात, उस क्लास में इस क्लास की बात। सुनी ना, न माया मिली न राम, दोनों के चक्कर में भागोगी, न माया मिलेगी न राम मिलेंगे। आरटीआई की प्रक्रिया हार्ड नहीं है, बहुत आसान है आरटीआई की प्रक्रिया। किसने बताया हार्ड है? चलिए सुनिए, समझिए। देखो, हमारा राज्य कल्याणकारी राज्य, पहला कारण बता रहा हूं। पहला कारण, भारतीय राज्य कल्याणकारी राज्य है, मूलतः वेलफेयर स्टेट है। और वेलफेयर स्टेट में राज्य किसके लिए प्रमुख रूप से काम करता है? प्रमुख रूप से राज्य काम करता है वंचित वर्गों के लिए। राज्य की जितनी योजनाएं होंगी जिनके लिए राज्य धन आवंटन करता है, जैसे मिड डे मील,
जैसे मनरेगा, जैसे खाद्य सुरक्षा, जैसे आवास योजना, जैसे उज्ज्वला योजना, राज्य की सारी फ्लैगशिप स्कीम गरीबों के लिए है, वंचितों के लिए है। जैसे मान लो मैं पीडब्ल्यू में पढ़ाता हूं, कई और जगह एथिक्स पढ़ाता हूं, मैं टीचर हूं, और मान लो मेरी कमाई बहुत है, और मेरी कमाई जब बहुत है तो मैं ना तो राज्य से खाद्यान्न सुरक्षा में अनाज लेता हूं 40 किलो हर महीने, मैं ना राज्य से मनरेगा में नौकरी मांगता हूं, रोजगार मांगता हूं, ना मैं राज्य के स्कूल में अपने बच्चे को मिड डे मील खिलाता हूं, ना राज्य के हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाऊंगा, ना राज्य की बस में मुझे चलना है, तो राज्य का स्कूल मुझे चाहिए नहीं, राज्य का हॉस्पिटल मुझे चाहिए नहीं, राज्य का अनाज मुझे चाहिए नहीं, राज्य का रोजगार मुझे चाहिए नहीं, तो मेरी जिंदगी में राज्य का क्या रोल? कुछ नहीं। मेरी जिंदगी में राज्य का रोल जीरो है, क्योंकि राज्य जो जो सेवाएं देता है मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि राज्य का लाभार्थी वर्ग नहीं हूं, राज्य से लाभ पाने वाला वर्ग नहीं हूं। उल्टा मैं टैक्स देता हूं राज्य को, हर साल लाखों रुपए का टैक्स देता हूं, बदले में राज्य से कुछ लेता नहीं हूं, क्योंकि मैं जो कुछ लेता हूं कहां से ले रहा हूं? बाजार से। बच्चे की शिक्षा कहां से? प्राइवेट स्कूल से। इलाज कहां से? प्राइवेट हॉस्पिटल से। चलना किससे है? अपने वाहन से। अनाज कहां से खरीदना है? बाजार से। तो मुझे तो राज्य की कोई चीज चाहिए नहीं। इसका मतलब जो राज्य में शासन का ढांचा है ना, वो शासन का ढांचा सशक्त वर्गों के लिए काम नहीं करता है, क्योंकि सशक्त वर्गों को शासन की जरूरत नहीं है। सशक्त वर्ग राज्य के पैसे से, राज्य के संसाधन से अपनी बुनियादी जरूरत पूरी नहीं कर रहे हैं। इसलिए राज्य के शासन का ढांचा मूलतः काम कर रहा है किसके लिए? वंचित वर्गों के लिए, इन्हीं के कल्याण के लिए काम कर रहा है। और वंचित वर्ग कौन से हैं? वंचित वर्ग है गरीब, वंचित वर्ग है अशिक्षित, वंचित वर्ग है मजदूर, वंचित वर्ग है किसान। ये मजदूर, किसान, गरीब लोग जो अशिक्षित है, प्रायः अनपढ़ है, प्रायः इनको ना तो कानूनों की जानकारी है, ना कानूनों की समझ है, और ना इनमें अधिकार की चेतना है। तो मैं जो पहला तर्क बना रहा हूं, क्या कह रहा हूं कि राज्य कैसा है? राज्य कल्याणकारी राज्य है, इसलिए इसके शासन का ढांचा वंचित वर्गों के बुनियादी जरूरतों की पूर्ति एवं उनके कल्याण के लिए कार्य करता है। और ये वंचित वर्ग कौन है? वंचित वर्ग है स्त्रियां, वंचित वर्ग है मजदूर, वंचित वर्ग है किसान, वंचित वर्ग है अनुसूचित जाति, वंचित वर्ग है अशिक्षित लोग, वंचित वर्ग है गरीब। ये लोग वंचित हैं। इन वंचित वर्गों के पास क्या नहीं है? आप अगर किसी गांव में चले जाएं और एक मजदूर से, जिसके लिए मनरेगा में रोजगार की व्यवस्था है, उससे कहें सूचना का अधिकार जानते हो? जो फावड़ा चलाता है, एक जो ईंट ढो रहा है, मजदूर कहीं मकान के निर्माण में, उससे पूछे सूचना का अधिकार आरटीआई क्या है? बता ही नहीं पाएगा। इसका मतलब ये जो वंचित वर्ग है, जिसके लिए आरटीआई बनाया गया है, क्योंकि शासन इसी की सेवा के लिए है, इसी के सशक्तिकरण के लिए है, इसी को न्याय दिलाने के लिए है। इसमें क्या है? इस पूरे वर्ग को आरटीआई कानून का ज्ञान नहीं, और ज्ञान है तो प्रक्रिया का ज्ञान नहीं। ठीक है, आरटीआई कानून को जैसा कानून है जानते हैं, तो ये नहीं जानते कि आरटीआई डाली कैसे जाती है, और ज्यादातर को पता ही नहीं आरटीआई क्या है। तो जब आप जिस क्लास को आरटीआई का प्रयोग करना है, उस क्लास तक उस कानून की जानकारी नहीं पहुंचा रहे हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि सड़क के किनारे सरकार ने अलग अलग जगहों पर, हाईवेज पर होर्डिंग लगा रखे हो कि सूचना आपका अधिकार है, सूचना मांगिए, हक से सूचना मांगिए। सरकार ने 50% तो किया होता है कि शौचालय बनने के लिए आपको धन दिया जा रहा है, शौचालय बनवाइए। उज्ज्वला योजना का प्रचार पेट्रोल पंप पर किया गया होता है। उज्ज्वला योजना के बहुत सारे होर्डिंग्स से उज्ज्वला योजना चली थी, लगाया था। बैंक खाता खोल रही सरकार, आपके जनधन अकाउंट, उसका खूब प्रचार किया सरकार ने, लेकिन सूचना के अधिकार का कोई प्रचार प्रसार नहीं। तो ये जो जनता है, इसको तो कानून का ज्ञान ही नहीं, कानून का ज्ञान ही नहीं। और यही जनता है 60-70 करोड़। किसान उसमें हैं, स्त्रियां उसमें हैं, घरेलू स्त्रियां उसमें हैं, ग्रामीण लोग हैं, गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं। आधे से ज्यादा जनसंख्या को इस कानून के बारे में पता ही नहीं। जो बच्चा वो मिडिल क्लास होगा, उसको उसकी जरूरत नहीं, अपर क्लास को उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि शासन से कुछ लेता नहीं। तो छोटा सा तबका बचेगा, 20% मिडिल क्लास, 5% अपर क्लास, 60% लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास। इनमें से 50% जो बहुत गरीब हैं, मजदूर, किसान, महिलाएं, उनको पता नहीं। 10% जो लोअर मिडिल क्लास की, उनकी जागरूकता नहीं। उच्च वर्गों को इनकी जरूरत नहीं। तो कानून काम कैसे करेगा? दूसरा, तो पहला कारण यह है कि जिनके लिए शासन का ढांचा है, वो लोग प्राय अशिक्षित लोग हैं। वो शिक्षित भी अगर हैं तो सवाल गढ़ने टाइप उनकी बौद्धिक क्षमता नहीं है। नाम लिख लेते हैं, कुछ पढ़ लेते हैं, इसका मतलब नहीं कि सवाल पूछने लायक उनकी बौद्धिक क्षमता है। सवाल बनाएं कैसे? इसलिए पहली समस्या यह है। इससे जुड़ी दूसरी समस्या क्या है? सरकार एवं राज्य के द्वारा
इस कानून एवं इसकी प्रक्रिया का व्यापक प्रचार प्रसार नहीं। वो जानते नहीं, सरकार बता नहीं रही है। चलिए हम नहीं जानते, कोई बात, सरकार प्रचार प्रसार से हमको हमारे दिमाग में बात डाल दे, सरकार ये कर नहीं रही है, इसलिए आरटीआई काम नहीं कर रहा है। जब तक आप इसका प्रचार प्रसार नहीं करेंगे और जब तक एक बड़े वंचित वर्ग को आरटीआई की जागरूकता और जानकारी प्रक्रिया की नहीं मिलेगी, आरटीआई फाइल करना सीखेगा नहीं, इस कानून का उपयोग करने में सक्षम नहीं है। दूसरा कारण, चलिए दूसरा मान लीजिए, इसको कह देते हैं। तीसरा, क्यों आरटीआई काम नहीं कर रहा है? देखो, वर्तमान आरटीआई कानून प्रतिक्रियामूलक है, इसको रिएक्टिव आरटीआई कहते हैं। तुम पूछोगे तो हम बताएंगे। इसका ब्यूरोक्रेसी में सूचना देने का भाव नहीं आया है। दो ही तरीके से सूचना का कानून काम कर सकता था। एक, जनता पूछने लगती, अब ब्यूरोक्रेट को बताना पड़ता। जनता आप देख रहे पूछ नहीं रही, जिनके लिए शासन का ढांचा हमने बनाया गरीब वर्गों के लिए पूछ नहीं रहे, उनको पूछना आता नहीं है, उनको पूछने की जानकारी नहीं है, उनके पास बौद्धिक क्षमता नहीं है, वो सवाल नहीं बना सकते हैं, बहुत सारे कारण हैं। और दूसरा वर्ग कौन है? जिसको बताना है, जिसको बताना है उसका फायदा उठा रहा है। क्योंकि जनता सवाल नहीं पूछ पा रही तो इनकी बताने में कोई रुचि नहीं है, क्योंकि अपनी ताकत ही छोड़ना नहीं चाहते। अगर सब बात बताने लग जाएंगे तो इनकी ताकत खत्म हो जाएगी। तो क्या चाहते हैं? पूछोगे तो बताएंगे, उसमें भी इन पर दबाव नहीं, क्योंकि 10-20 लोग पूछेंगे तो क्या दबाव पड़ेगा। तुम्हारा आरटीआई काम प्रतिक्रियामूलक है, रिएक्टिव आरटीआई होनी कैसी थी? प्रोएक्टिव आरटीआई। तुम पूछो चाहे ना पूछो, सूचना प्रकट करना हमारा कर्तव्य है। हम हर सूचना प्रकट करेंगे जनता के सामने। सेल्फ डिस्क्लोजर नहीं है, इंतजार करते हैं पूछो तो बताएं, उसमें भी लटकाएंगे, प्रक्रिया में आपको परेशान करेंगे। तो जो प्रतिक्रियामूलक आरटीआई है, इसमें लोक सेवकों में सूचना देने की आवृत्ति नहीं है। यह केवल पूछे जाने पर अनमने भाव से सूचना देते हैं। तो या तो जनता का एटीट्यूड बदल दिए होते भाई कि तुम सूचना मांगो, प्रचार प्रसार करके, जो यहां लिखा था। इसे क्या करती है? इससे जनता में सूचना मांगने की आवृत्ति नहीं, और इस वाले से, रिएक्टिव से, इससे नौकरशाही में सूचना देने की आवृत्ति नहीं। तो हमारा मॉडल रिएक्टिव आरटीआई का काम नहीं कर रहा है। तीसरा या चौथा, सूचना मांगने वाले की सवाल पूछने की बौद्धिक क्षमता अगर कम है तो वह सही सवाल नहीं पूछ पा रहा है, और नौकरशाह उसके सामान्य सवालों का गोलमोल जवाब देकर पारदर्शिता से बच जाते हैं। आपने 2-3 सवाल बनाया, आप मुख्य ऐसा सवाल बना ही नहीं पा रहे कि 5 सवाल मैंने ऐसा बनाया जिससे मुख्य सूचना जो मैं चाहता हूं ब्यूरोक्रेट को देनी पड़ेगी। आपने सवाल बनाया, ब्यूरोक्रेट ने उसका घुमा फिरा कर जवाब दे दिया, क्योंकि आप उससे वो जानकारी निकलवा ही नहीं पाए। तो जितना काबिल सवाल पूछने वाला होगा उतना ही सही सूचना निकाल पाएगा। सवाल पूछने वाले की काबिलियत कम है, भाषाई दक्षता कम है, तो ब्यूरोक्रेसी क्या करेगी? इसका फायदा उठाएगी। इससे आगे काम नहीं कर रहा। पांचवा, आरटीआई की प्रक्रिया के पालन में नौकरशाह प्रायः पहली बार मांगे जाने पर सूचना देने से बचते हैं, जिससे जनता हतोत्साहित होती है। क्या चाहते हैं? तुमको लंबा खींचे, आरटीआई डाल दिया, 30 दिन बाद जवाब ही नहीं दिया, फिर तुम अपील में गए। अब एक आदमी में इतना पेशेंस नहीं है, किसी एक सूचना के पीछे बहुत उसका उससे कोई जुड़ाव हो तो लगा रहेगा, अन्यथा वो इतना चीज नहीं करेगा। तो आपने प्रक्रिया ऐसी नहीं बनाई जो जनता के हक में हो, प्रक्रिया ऐसी बनाई जो ब्यूरोक्रेट को फेवर कर रही है। प्रक्रिया क्या है? ये सूचना देने की प्रक्रिया नौकरशाह के पक्ष में झुकी है। जहां तमाम आधारों पर आपको सूचना डिनाई करने की कोशिश करता है, अपील करवाता है आपसे, और इससे लोग हतोत्साहित हो जाते हैं और सूचना लेने में उनकी रुचि खत्म हो जाती है। आरटीआई हमारा भरोसा कब जगेगा? जब आरटीआई से लोग देखेंगे कि बड़े बड़े काम जो नहीं हो रहे थे होने लगे, तो धीरे सब आरटीआई डालने लगेंगे। लेकिन आप देखेंगे कि एक आदमी आरटीआई डाल के वैसे हतोत्साहित बैठा है, 1 महीना से सवाल पूछ के बैठा है, जवाब नहीं मिला, अपील किया, उसमें जवाब नहीं मिला, सेकंड अपील में गया, तब कहीं जवाब आ रहा है।
आपने कहता हटाओ, कहां जाएंगे इसमें, इसके पीछे पड़ने। तो इस कारण से फिर सूचना देने के लिए पर्याप्त संसाधन एवं मानव संसाधन का अभाव है। जो पीआईओ होता है वो डुअल रोल वाला होता है, एक तो पीआईओ होता है, एक किसी और पद पर होता है, तो अपने पद का काम करता है, साथ साथ पीआईओ भी होगा। जैसे कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल पीआईओ होगा, अब वाइस प्रिंसिपल कोई क्लास भी ले रहा है, कुछ और काम देख रहा है, पीआईओ भी है। तो सूचना का अधिकार तो आपने बना दिया, लेकिन इस अधिकार को देने के लिए आपने ढांचा क्रिएट नहीं किया, एक इंडिपेंडेंट ब्यूरोक्रेसी नहीं बनाई, एक इंडिपेंडेंट कर्मचारी तंत्र नहीं गढ़ा। उन्हीं लोगों से जो बाकी काम कर रहे थे उन्हीं को पीआईओ आपने बना दिया। इससे जो मैन पावर सूचना देने के लिए है वो अपर्याप्त है। तो आप कहेंगे कि इसमें कई बार क्या है, पीआईओ दोहरी भूमिका निभाता है। एक पीआईओ की, दूसरा अपने मूल पद के दायित्व की। इन कारणों से भी आरटीआई काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे आप ना दर्जन भर और भी कारण लिस्ट कर सकते हैं। अब जरा सुनिए कि आरटीआई काम कैसे करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली हम ये जानना चाहेंगे कि भाई ठीक है, समस्या बहुत हो गई और भी समस्याएं बहुत सारी हैं। जैसे जब मास आरटीआई नहीं डालेगा, कुछ लोग डालेंगे, आरटीआई एक्टिविस्ट डालेंगे, तो उनको पहचानना और उनको टारगेट करना आसान है। तो अगर 5 लोग आरटीआई डाल रहे हैं और उससे किसी बड़े माफिया का, किसी बड़े अधिकारी का हित हो रहा है, तो उस किसी आरटीआई एक्टिविस्ट पे कोई हमला कर देगा, उस पर झूठा केस दर्ज करके जेल भेजा जा सकता है किसी और केस में। अब आरटीआई डालने वाला डर गया, उसको समझा भी दिया गया, आरटीआई डाल रहे हो ना आजकल बहुत, एक फर्जी मुकदमा दर्ज हो गया तुम्हारे खिलाफ, घर लौटने में हमला हो गया, कई आरटीआई एक्टिविस्ट मारे गए भारत में। तो आरटीआई एक्टिविस्ट जो संख्या में थोड़े, इनका मनोबल टूट जाएगा, क्योंकि इनको आसानी से पहचानना और टारगेट करना संभव है। लेकिन किसी जिले में मान लीजिए किसी एक विषय पर 15,000 लोगों ने आरटीआई डाल दी होती, 10,000 लोगों ने आरटीआई डाल दी होती, माफिया 10,000 लोगों को मार देगा, ब्यूरोक्रेट 10,000 लोगों के खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज करवा पाएगा। लेकिन 2 लोग अगर आरटीआई डालेंगे तो उनको टारगेट करना आसान है। तो इसलिए भी आरटीआई काम नहीं कर रही कि हमारे देश में आरटीआई आम जनता इस्तेमाल जब नहीं कर रही तो आरटीआई एक्टिविस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। और आरटीआई एक्टिविस्ट जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको डराना धमकाना, उनके जीवन पर खतरा पैदा करना, जोखिम पैदा करना, उनको ब्लैकमेल करना, उन पर दबाव डालना, ये सब आसान है। इस वजह से भी आरटीआई काम नहीं कर रही है। तो आप जानना चाहेंगे इसका समाधान क्या है, तो कई स्तर के समाधान इसके हैं। पहले समाधान से अगर हम इसकी शुरुआत करें ना, अब इसमें अपना जोड़ लेना कि जैसे मैंने कहा कि आरटीआई एक्टिविस्ट को डराना धमकाना और कई बार तो उनके जीवन पर जोखिम, इस तरह के केसेस से भी आरटीआई डालने के लिए लोग हतोत्साहित होते हैं। सवाल आता है कि इसका समाधान क्या है, समाधान क्या है। तो सुन लो ऐसे, क्योंकि आरटीआई पढ़ते पढ़ते ही 1.5 दिन हो गया। ठीक है, हिमांशी बताएंगी क्या क्या समाधान इसका होगा। हिमांशी बताइए, और ये मत बताइए सरकार प्रचार प्रसार करे, वो तो बहुत आसान है। हिमांशी उपाध्याय बताइए क्या करें। हिमांशी उपाध्याय, जिसका नाम लेता हूं गायब हो जाता है, बाकी सब बताते हैं। हाँ, ये मत बताना, मैंने कहा था जागरूकता बढ़ाना, प्रचार करना, ये सब मत बताना। ठोस उपाय कोई बताओ। साइमा, ये सब बच्चों का सुझाव है, वंचित वर्गों में अधिकार दिया जाए। अरे अधिकार दोगे कौन, कौन देगा, ये कोई सुझाव नहीं है, काम नहीं करेगा इस तरह का सुझाव। वंचित वर्गों में जागरूकता बढ़ाना, इसको कुछ ठोस तरीके से समझाना पड़ेगा। आरटीआई एक्टिविस्ट का नाम सीक्रेट नहीं रख पाएंगे आप, आरटीआई पूछी जाएगी तो अधिकारी लीक कर देगा उसका नाम, क्योंकि उसको उससे नुकसान हो रहा होगा। वार्षिक रूप से अगर आप सूचना देंगे तनिष्क गुप्ता, इतनी सूचना पढ़ेगा कौन। टैग की रिपोर्ट आती है साल भर में, कौन पढ़ता है टैग की रिपोर्ट, यूपीएससी वाले नहीं पढ़ते, आम आदमी क्या पढ़ेगा। चलिए सुनिए, इसलिए कहता हूं भाई कि क्लास में सुना करो ध्यान से, सुनने में तुम्हारा इंटरेस्ट ही नहीं है और सुझाव देते समय ऐसे जनरल सुझाव देते हो। देखो, पहला जो समाधान है वो हम कह सकते हैं कि आरटीआई को प्रोएक्टिव बनाया जाए। ये प्रोएक्टिव आरटीआई क्या है समझिए। हमारा मकसद है शासन में पारदर्शिता लाना, हमारा मकसद है ब्यूरोक्रेट्स को जनता के प्रति जवाबदेह बनाना, मकसद हमारा यही है, इसलिए आरटीआई लिया है। तो हमारा मकसद ये है, तो हम इस बात का इंतजार क्यों करें कि जनता जब सूचना मांगेगी तब देंगे। अगर हम पारदर्शिता लाना चाहते हैं, शासन में सूचना लाना चाहते हैं, और हम ये जानते हैं कि जनता रातों रात सूचना नहीं मांगेगी, क्योंकि जनता ने लंबे समय से सूचना नहीं मांगी है,
ब्यूरोक्रेट से डरती है जनता। उसके मन में रातों रात स्वामी होने का भाव पैदा नहीं हो जाएगा। तो ये बात तो बड़ी ऑब्वियस है कि जनता ब्यूरोक्रेट से सूचना नहीं मांगेगी, क्योंकि उसने ऐसा किया नहीं है। उसके दिमाग में ब्यूरोक्रेट्स का ऑरा है, उनका आभा मंडल है, उनसे सवाल पूछने में हिचकिचाएंगे। तो क्या करें? प्रोएक्टिव आरटीआई। हम ये जिम्मेवारी जनता पर डालने के बजाय कि वो सवाल पूछेंगे तो ब्यूरोक्रेट्स को बताना होगा, हम ये उत्तरदायित्व, ये दबाव ब्यूरोक्रेट्स पर डाल दें। क्या कर दें? कुछ इस तरह का मॉडल बनेगा, देखो, प्रोएक्टिव आरटीआई का। प्रोएक्टिव आरटीआई में ब्यूरोक्रेसी को निर्देशित कर दिया जाए, पूरे शासन के ढांचे को निर्देशित कर दिया जाए कि अब से जो भी निर्णय आप लेंगे, जो पैसा खर्च करेंगे, जो निर्णय लेंगे, जो ढांचा बनवाएंगे, उस सब की सूचना दो जगह आपको देनी होगी। एक, जहां वो काम हो रहा है ग्रास रूट लेवल पर, और दूसरा, विभाग के अपने पोर्टल और उसकी वेबसाइट पर, उसके ऐप पर डिजिटल माध्यम में सूचना देनी होगी। जैसे मान लीजिए, समझिए इसको कैसे, मान लीजिए शिक्षा विभाग एक स्कूल बनवा रहा है। सपोज कीजिए कि कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट को एक स्कूल बनवाना, बाकी स्कूल बनवाने का, बिल्डिंग बनवाने का काम शिक्षा विभाग नहीं करता, कई बार वो तो शिक्षकों को करता है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि कोई शिक्षा विभाग एक स्कूल बनवा रहा है। अब स्कूल बन रहा है तो उससे बहुत सारी सूचनाएं जुड़ जाएंगी कि किसको टेंडर दिया गया, कितने लोगों ने अप्लाई किया था, कौन कौन ठेकेदार थे, किस आधार पर एक व्यक्ति को दिया गया दूसरे को नहीं दिया गया, बिल्डिंग में कितने कमरे बनेंगे, उसमें सीमेंट और रेत का अनुपात क्या होगा, काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, इस बहुत सारी बातें होंगी। तो जिस दिन शिक्षा विभाग इतना करेगा कि प्रतापपुर गांव में एक स्कूल सैंक्शन हुआ है और ये स्कूल यहां फला जगह बनाया जाएगा, जिसके लिए सरकार से 1 करोड़ रुपए का फंड आया है, तो शिक्षा विभाग को क्या करना पड़ेगा? शिक्षा विभाग को इस 1 करोड़ रुपए में से 20,000 रुपया सूचना के अधिकार के लिए निकालना पड़ेगा। क्या करेगा उस 20,000 में से? जहां स्कूल का प्रस्तावित स्थल है उस जगह पर 5,000 रुपए में 20 फीट का बड़ा सा होर्डिंग छपवाया, बांस पर उसको गाड़ दिया, स्कूल की बिल्डिंग पर लटका दिया, या जो दीवार है कोई कच्ची पक्की उस पर लटका दिया, ठीक से साफ साफ छपाई में, जिसमें निम्न सूचनाएं दे दी गई गांव वालों को, जहां गांव वाले रहते वहीं सूचना पहुंचा दी गई। शिक्षा विभाग के लोग गए और बड़ा होर्डिंग, एक या एक से ज्यादा, टांग दिया। क्या लिखा उस पर? कि 1 करोड़ की धनराशि सरकार ने स्कूल के लिए स्वीकृत की है, यह स्कूल 11 महीने में बनकर तैयार होगा, इस तिथि को स्कूल का भवन कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए जो निविदा आमंत्रित की गई थी उसमें 5 ठेकेदारों ने भाग लिया था, जिनमें से इस ठेकेदार का चयन हुआ है। इसने इतने रुपए में स्कूल की बिल्डिंग इतने कमरे के साथ बनाने का ठेका हासिल किया है। दूसरा होर्डिंग कुछ दिन बाद लगेगा, 15-20 दिन जब टंगा रहा, सारे गांव वालों ने देख लिया, उसी की एक प्रति ग्राम पंचायत को भेजी गई। ग्राम पंचायत को भेजी गई प्रति में विस्तार से एक छोटी बुकलेट भेजी गई, जिसमें विस्तार से लिखा गया कि सारे ठेकेदार कौन कौन थे जिन्होंने निविदा में भाग लिया, जिस ठेकेदार को हमने ये टेंडर दिया उसको क्यों दिया, बाकी लोगों से इसकी निविदा कैसे सुपीरियर थी, इसने कैसे कितने समय में काम पूरा करने की बात कही जो सबसे कम था, इसकी लागत सबसे कम है, गुणवत्ता इसकी ज्यादा है, इसने ये कोटेशन दिया, वो ग्राम पंचायत के सामने रखा जाए और ग्राम पंचायत को मीटिंग करके अनिवार्य हो क्यों बताए सारे लोगों को कि देखो ये स्कूल पास हुआ, इतने ठेकेदारों ने भाग लिया, इतने ठेकेदारों ने भाग लिया, तो कह रहे हैं कितने दिन में स्कूल बनाएंगे, इस ठेकेदार को ये टेंडर मिला है। 15 दिन बाद दूसरा होर्डिंग लगेगा, इसमें लिखा जाएगा पहले चरण का रोड मैप। पहले चरण में प्लिंथ लेवल तक स्कूल बनेगा, नींव भरी जाएगी, उसमें इतने अनुपात इतने का सीमेंट और रेत का मिक्सचर होगा, इतनी ईंट लगाई जाएगी, उसकी लागत ये आ रही है, पहले चरण की टोटल लागत, उसमें ईंट की कॉस्ट, सीमेंट की कॉस्ट, ये सब लिख के दोबारा लगा दी गई। अब ये होर्डिंग तब तक लगी रहेगी जब तक वो नींव का काम 2 महीने में कंप्लीट नहीं हो जाएगा। नींव का काम कंप्लीट हुआ, ऊपर कमरे बनने हैं, लिंटर पड़ना है, दूसरी होर्डिंग आ गई, इस तरफ उसके ऊपर की जानकारी दे दी गई, इसके ऊपर छत के काम में इतना समय लगेगा, इसमें इस तरह का अनुपात सीमेंट रेत का होगा, इसकी गुणवत्ता ये होगी। तो क्या हो रहा है, हर चरण पर शिक्षा विभाग 3-4 हजार रुपए का जो बैनर लगवा रहा है, ऐसे 5-6 बैनर लगवा के वो 20-25 हजार रुपया क्या कर रहा है, सूचना देने पर खर्च कर रहा है। यही सूचना वो ग्राम सभा को भी विस्तृत रूप में भेज रहा है, जहां जो गांव वाला इंटरेस्टेड जाके देख सकता है। इसमें यह भी लिखा गया है कि ठेकेदार कितना पैसा लाभ ले रहा है, इसमें पूरे काम के कंप्लीट होने के बाद ठेकेदार का लाभ 10 लाख रुपया है, बाकी 80 लाख रुपया ठेकेदार ऐसे रेत पर, सीमेंट पर, टॉर पर, सरिया पर, इस रेट से इसने कहा है सरिया लगाएगा, टॉर लगाएगा, इस रेट से ईंट लगाएगा, इतनी ईंट इसमें लगेगी, एक विवरण लिखा है जिससे गांव वाले आते जाते समय किसी की रुचि हो तो देख सके ईंट वही वाली आई है कि नहीं, सीमेंट रेत का अनुपात ठीक मिला रहे हैं कि नहीं। तो आप जब इस तरह से सूचना देंगे, दूसरा वेबसाइट पर सरकार शिक्षा विभाग ने सूचना को डाल दिया, अब मैंडेटरी कर दिया गया कि बिना ये सूचना डाले काम नहीं कर पाओगे। वही होर्डिंग जो गांव में लगाया है वही होर्डिंग तुम्हारे वेबसाइट के पेज पर भी, और उसके भीतर सारी जानकारी होनी चाहिए। जब आप ऐसा करना शुरू कर देंगे तो ब्यूरोक्रेट को क्या हो गया, अपने सारे निर्णय बताने पड़ रहे हैं, तो निर्णय सारे कहां आ गए, डिजिटल फॉर्म में आ गए, अब स्टोर हो गए हमेशा के लिए। कल को कोई नागरिक जानना चाहेगा 11 महीने ज्यादा समय लगा, क्यों लगा, वो जानना चाहेगा रेत सीमेंट का अनुपात क्या होना चाहिए था, ऊपर लेंटर पड़ते समय जाके देख लेगा, वेबसाइट पे जाके देख लेगा, बुकलेट खोल के देख लेगा। उसके गांव में जब ये काम हो रहा है, उसका बच्चा पढ़ेगा तो उसका इंटरेस्ट है इसमें, आप उसको सूचना दे रहे हैं। धीरे धीरे इस तरीके से क्या होगा, अब इस किसान मजदूर को सूचना की आदत पड़ेगी,
सूचना कंज्यूम करने की आदत पड़ेगी कि स्कूल बना था तो एक एक बात बताए थे, अब रोड बनेगी तो उसमें बताना पड़ेगा, तालाब बनेगा उसमें बताना पड़ेगा। पहले नागरिकों में सूचना की आदत डालिए और ब्यूरोक्रेट को पारदर्शी तरीके से सारी सूचना प्रकट करने के लिए कहिए, चाहे पूछी जाए चाहे ना पूछी जाए। इसको हम कहेंगे सूचना के अधिकार का प्रोएक्टिव रूप। रिएक्टिव नहीं है कि पूछोगे तो बताएंगे, प्रोएक्टिव है, पूछो चाहे मत पूछो। सरकार चूंकि शासन में सूचना लाने के लिए पारदर्शिता लाना चाहती है, सरकार चूंकि शासन में सूचना लाने के लिए ब्यूरोक्रेट को जवाबदेह बनाना चाहती है, धन का दुरुपयोग रोकना चाहती है। जब एक एक ठेकेदार का पैसा लिखा है तो ठेकेदार ब्यूरोक्रेट को घूस नहीं दे पाएगा, क्योंकि ईंट का रेट क्या है, ईंट का रेट क्या है वो पता कर लिया गांव वालों ने कि रेट ज्यादा लगाया, ठेकेदार ने कम। सीमेंट की बोरी का रेट क्या लगाया, कितनी बोरी सीमेंट की खपत बताई है, एक एक चीज गांव वालों के सामने है, तो ठेकेदार के घूस देने की संभावना खत्म। गांव वालों का उसका निरीक्षण करने की क्षमता बढ़ गई। सूचना पहले ही आ जा रही है, वो चरण शुरू होने से पहले सूचना आ जा रही है, इससे उस सूचना के आधार पर देख पा रहे हैं कि सूचना के अनुसार कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस प्रक्रिया में ब्यूरोक्रेट अपने भाई भतीजों को टेंडर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि 5 लोगों ने टेंडर डाला है, 5 का कोटेशन आपको ग्राम सभा को भेजना पड़ेगा कि हमने इस ठेकेदार को चुना, इसका लागत, इसका समय कम था। अगर ब्यूरोक्रेट का भतीजा उतने लागत में पुल नहीं बना पा रहा, उसने टेंडर जो डाला था उसमें उसकी लागत ज्यादा थी, तो उसका टेंडर रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने ग्राम सभा भेजा है कि 5 लोगों ने टेंडर डाला था, उनकी लागत थी। इसको कहते हैं प्रोएक्टिव आरटीआई। प्रोएक्टिव आरटीआई में आगे हम निर्णयों को लेते समय डिस्क्लोज कर देंगे, सेल्फ डिस्क्लोजर, इसको सेल्फ डिस्क्लोजर कहते हैं। इससे धीरे धीरे ब्यूरोक्रेसी के कल्चर में जवाबदेही और सूचना देने की भावना विकसित होगी, जनता को सूचना लेने की आवृत्ति विकसित होगी। पहले एटीट्यूड बनाओ, तब आरटीआई काम करेगी। बिना एटीट्यूड के न ब्यूरोक्रेट्स को जवाब देने का एटीट्यूड है, न जनता में सवाल पूछने का एटीट्यूड है। दोनों में एटीट्यूड ही नहीं, तो बिल्कुल वैसे कानून की तरह बन जाएगा जैसे कहा कि स्त्रियों को संपत्ति देने का अधिकार हमने दे दिया, दहेज के खिलाफ कानून बना दिया, लेकिन दहेज के खिलाफ समाज में एटीट्यूड नहीं है, इसलिए दहेज चल रहा है कानून होने के बाद भी। स्त्रियां संपत्ति की मांग नहीं कर रही क्योंकि उनमें एटीट्यूड नहीं है। बिना एटीट्यूड के कोई कानून बनाओगे तो काम नहीं करेगा। प्रोएक्टिव आरटीआई इसी एटीट्यूड का निर्माण करेगी। नंबर दूसरा क्या है, ब्लॉक स्तर पर गांव में हर पंचायत के लिए ब्लॉक के द्वारा ये मैंडेटरी कर दिया जाए कि कल्याणकारी राज्य का आखिरी रुपया जनता तक पहुंचे, एक भी पैसा लीक ना हो। इसके लिए ब्लॉक स्तर पर मैंडेटरी कर दिया जाए कि ब्लॉक को सारे गांव में, एक ब्लॉक में जनरली 100-150 गांव आते हैं, ब्लॉक को सारे गांव में आरटीआई के एक्सपर्ट्स को बुलाकर ग्राम सभा के साथ मिलकर हर गांव में आरटीआई जागरूकता सप्ताह और आरटीआई डालने की प्रक्रिया से मजदूरों किसानों को परिचित करवाना पड़ेगा। जहां कोई एक एक्सपर्ट जाएगा, ग्राम सभा मीटिंग बुलाएगी, उसमें बताएगा कि आरटीआई में सवाल कैसे पूछते हैं, आरटीआई कैसे भेजोगे। जब गांव का एक मजदूर किसान, मान लो सारे मजदूर किसान नहीं आए, 15-20 भी आ गए, वो जान गए तो दूसरों को बता देंगे। तो गांव में आरटीआई की प्रक्रिया डालने का वर्कशॉप करवाओ, आरटीआई के कानून के बारे में जागरूकता फैलाओ। जैसे आप करते हैं भ्रष्टाचार जागरूकता पखवाड़ा, भला पखवाड़ा, वैसे ऐसा ब्लॉक में साल में 1 महीने ऐसा हो कि सारे गांव को ब्लॉक कवर करे, और वहां एक दिन में अगल बगल के 3 गांव में मान लीजिए 2-2 घंटे का वर्कशॉप रखवाया, और किसी एक्सपर्ट ने इस तरह के सेशन में जाकर लोगों को बताया कि आरटीआई डाली कैसे कैसे जा सकती है, कैसे इंश्योर किया सकता है कि सवाल का जवाब मिले, अपील में क्या करना होगा। इससे जब जनता आरटीआई में रुचि लेगी और किसी बात पर आरटीआई डालेगी, दिखाएगा, बताएगा वो एक्सपर्ट कि जहां जहां आरटीआई का प्रयोग किया गया, राजस्थान में, उड़ीसा में, मिजोरम में क्या परिणाम आए, उनकी कुछ सक्सेस स्टोरीज बनाएगा, बताएगा। इससे आम आदमी को भरोसा हो कि आरटीआई डालने से दुनिया में कहीं कुछ चेंज हुआ है, हम भी कर सकते हैं चेंज। इससे हमारा अधिकार कैसे जुड़ा है, ये बात लोगों को समझानी पड़ेगी वर्कशॉप से, सेमिनार से, तब आरटीआई की जागरूकता आएगी। तीसरा, हमारी स्कूली शिक्षा में आरटीआई की ट्रेनिंग को शामिल किया जाए। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको राइट्स इश्यूज में, अधिकारों के मुद्दों में आरटीआई पढ़ाया जाए। क्लास 4-5 के बाद जब बच्चे की समझ थोड़ी बन जाए, तभी उसको बताया जाए कि आरटीआई कानून है और इस तरह से आरटीआई डाली जाती है। उसको 6th में, 8th में, 9th में किसी क्लास में उसको सिलेबस में शामिल किया जाए, और उसके लिए स्कूल सेमिनार करे, जिससे आने वाली पीढ़ियां इस कानून से परिचित हों और इसका प्रयोग करने की मनोविज्ञान, उनका प्रयोग करने की आवृत्ति उन्हें विकसित की जा सके। तो एक तो आपको प्रोएक्टिव आरटीआई बनानी है। दूसरा, समाज के अलग अलग वर्गों में गांव में आरटीआई के सेमिनार करके, शिक्षा प्रणाली से आरटीआई के आइडिया को जोड़कर उसका प्रशिक्षण देके आरटीआई के बारे में आवृत्ति का निर्माण करना है, एटीट्यूड बनाना है। अगला, आरटीआई के लिए सरकार एक अलग बजट आवंटित करे, जिसका काम क्या हो, जो पुरानी सूचनाएं अब तक रही हैं, जिनको लोग मांग रहे हैं, उनको एक एक दशक में क्लासिफाई करके, जैसे भारत मान लो संविधान बनने के बाद 50 में भारतीय राज्य संवैधानिक राज्य बना, तो 50 से 60 तक की सूचनाओं के लिए हम मान लें कि इस बजट वर्ष में 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ का प्रावधान किया गया, सभी विभागों को ग्रांट दी जाएगी, वो आईटी क्षेत्र के विशेषज्ञ, डिजिटल क्षेत्र के विशेषज्ञ लोगों को हायर करेंगे, और अगले 4 साल में, 3 साल में 50 से 60 के दशक की सारी सूचना को डिजिटल बना देंगे। तो आगे आरटीआई डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सूचना सब मौजूद होगी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। 60 से 70 के दशक को, अगले 10 साल में सारी सूचना को हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ले आ दें। और आगे अब जो काम हो रहा है वो पहले से ही, जैसे मैंने बताया, प्रोएक्टिव आरटीआई से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे डिजिटल तरीके से डाला जाए। तो एक बार जब सारी सूचना डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी, तो जो ये फाइल ढूंढने में समय लगता है, एक एक जवाब देने में, अगर पहले का सवाल आपने पूछ लिया, पीआईओ को 10 से 12 दिन 15 दिन लग जाते हैं कई बार, उस तकलीफ से ये सब बच जाएंगे। एक क्लिक पर सूचना होगी, तो हम इस कानून को ज्यादा बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। जब एक क्लिक पर सूचना होगी, 90 के दशक की किसी सूचना से किसी ब्यूरोक्रेट के खिलाफ आप कार्रवाई की मांग कर सकेंगे, 2000 की किसी सूचना से, तो ब्यूरोक्रेसी में भी क्लियर जाएगा, डर जाएगा कि अगर हमने कोई काम आज गलत किया है तो 10 साल बाद भी केस ओपन हो सकता है। क्या केस ना भी बना, लिमिटेशन कानून हमारे यहाँ है, बहुत पुराना केस आप ओपन नहीं कर सकते, तो भी उसके बारे में पता चल जाएगा उसने भाई भतीजावाद किया था।
उसने भ्रष्टाचार किया था, उसकी इमेज को धक्का लगे, इस तरह के प्रयासों से आप आरटीआई में क्या कर सकते हैं, एक स्पेशल उसके लिए संसाधन जनरेट करके, लोग जनरेट करके सूचना को पब्लिक डोमेन में लाने के लिए उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सारी सूचना को अगर रख दें तो सीआरटीआई काम कर सकती है। तो आपको मोटे तौर पर इसमें 3 तरह के सुझाव दिख रहे हैं। एक एटीट्यूड चेंज करने वाला, एक सूचना के लिए संसाधन देना जिससे सूचनाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाई जा सके, और तीसरा यह मानने के बजाय कि लोग सूचना मांगेंगे, सूचना के अधिकार में यह मान लेना चाहिए कि सरकार और शासन का काम सूचना देना है, मांगे चाहे ना मांगे, सेल्फ डिस्क्लोजर की बात। इन 3 बड़े उपायों से, उसी में शामिल है कि वो आप स्कूल में करेंगे, गांव में करेंगे, शहरों में करेंगे, इनसे आप एक बार जब जनता को सूचना की आदत से जोड़ देंगे, सूचना मांगने की आदत से, और हजारों लोग आरटीआई डालना शुरू कर देंगे, तो फिर किसी आरटीआई डालने पर किसी को धमकाया नहीं जा सकेगा। ब्यूरोक्रेट्स भी उनकी ताकत कम हो जाएगी। हजारों लोगों ने अगर किसी विषय पर आरटीआई डाल दी, ब्यूरोक्रेट समझ जाएगा कि हमको जनता के 1000 आरटीआई का जवाब देना पड़ रहा है, इसलिए आगे से गलत निर्णय नहीं लूंगा, क्योंकि अगर मैंने गलत निर्णय लिया और जवाब में चला गया वो, तो मेरी नौकरी जा सकती है। अब जनता बेवकूफ नहीं रहेगी। इसलिए कहा जाता है ना, इन्फॉर्मेशन इज पावर, सूचना ही अधिकार है। जिस मोमेंट आपके पास सूचना आती है उसी मोमेंट आप पावरफुल हो जाते हैं। अगर आपके पास सूचना नहीं है तो आपके पास कोई पावर नहीं। अगर मान लीजिए आपके गांव कस्बे में कुछ बुराई, कुछ हो रहा है, गलत काम हो रहा है, प्रशासन गलत काम कर रहा है, आपके पास कोई सूचना नहीं, क्या करेंगे? कोई ना किसी में आक्रोश पैदा होगा, ना विरोध होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन वही सोशल मीडिया पे दिख जाए, वही पूरे देश में दिख जाए, अब पूरे देश में सूचना जाने पर लोग उस पुलिस की जाति के खिलाफ सड़क पर उतर आए, इसने सड़क पर उतार दिया लोग, सूचना नहीं। सूचना ब्लॉक कर दीजिए, आने मत दीजिए, सारी आपकी ताकत खत्म। हम कोर्ट में केस लड़ते हैं, किससे लड़ते हैं? एविडेंस से, साक्ष्य से। साक्ष्य नहीं तो आपका सारा ताकत खत्म। बिना साक्ष्य के आप अपना केस नहीं जीत सकते, एविडेंस चाहिए। एविडेंस भी सूचना ही है। तो चाहे आप केस जीतना चाहते हैं, उसमें सूचना की जरूरत है। चाहे आप लोगों को सड़क पर उतारना चाहते हैं किसी जाति के खिलाफ, उसमें सूचना की जरूरत है। अपना अधिकार चाहते हैं, उसमें सूचना की जरूरत है। सूचना के बिना सब संभव नहीं, इसे कहते हैं इन्फॉर्मेशन इज पावर। ठीक है, तो ये बात अगर आप समझे तो इससे आप कहेंगे कि आरटीआई हमारे शासन के ढांचे के पूरे आइडिया को बदल देगी। ब्यूरोक्रेट्स का हैंगओवर उतर जाएगा जब उनको रोज रोज जवाब देना पड़ेगा, जब उनको पद का दुरुपयोग खत्म हो जाएगा, रुपया पैसा नहीं कमा पाएंगे, जनता एक एक चीज का हिसाब रखेगी, प्रोएक्टिव आरटीआई से सारी चीजों का एक एक पाई का उनको जवाब देना पड़ेगा। तो इससे ब्यूरोक्रेसी की जो श्रेष्ठता और अभिजात्यता है वो खत्म होने लगेगी। जनता का डर उनके दिमाग से, मतलब जनता के दिमाग से उनका डर निकल जाएगा। जनता एक बार उनसे डरना बंद कर देगी, क्योंकि जनता जो चाहे सवाल पूछ लेती है, उल्टा वो जनता से डरने लगेंगे। तो हम भारत के लोग वाला जो आइडिया है कि हम संप्रभु हैं, वो ठीक तरीके से काम करने लगे। तब जनता के प्रति उत्तरदायी शासन की स्थापना होगी। मेरा नंबर है 4204204200, 420 3 बार और 0। इस पे फोन मिलाना, तुरंत कनेक्ट हो जाएगा। यही है, बिल्कुल यही है। लेकिन जैसे भगवान को पुकारते हो, भगवान आते नहीं है। द्रौपदी ने पुकारा था, आ गए थे। नंबर तो यही है, लेकिन सबका मिलेगा नहीं। जिन्होंने कभी भी क्लास में, जैसे क्या हुआ था कहानी ना, सावित्री ने पुकारा सत्यवान की जान के लिए, यमराज को प्राण लौटाने पड़े। वैसे जिन लोगों ने क्लास में कभी एक भी फर्जी चैट नहीं किया है, उन्हीं का कॉल लगेगा। सावित्री सत्यवान की कहानी सुनी ना, भारत में बहुत पॉपुलर है। सत्यवान सावित्री का पति था, सावित्री बहुत पतिव्रता स्त्री थी, नहीं जा पाए। सती की तरह मन वचन कर्म से कभी वो नंबर मिलाएंगे, तुरंत यहां नंबर लगेगा। उनके अलावा कोई लगाएगा तो नहीं लगेगा। उनके अलावा नहीं लग रहा है अगर आपका नंबर, तो इसका मतलब आपने कभी ना कभी चैट फर्जी की है। आपने कभी ना कभी अपने मन में इथिक्स की क्लास में दूसरी बातों को सोचा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। हाँ, लग गया हिमांशी, तुम्हारा फोन आया है लेकिन मेरे पास नहीं। वो गया है, एक देवता है नरक के, उनके पास आया, उन्होंने भी मुझे तुरंत मैसेज किया है। तो मैंने कहा हाँ, ये वापस हाँ बनाई थी, ये आज तक मुझे भी नहीं बता रहे हैं। एक आध बार मैंने देखी तो थी वो, उसमें कुछ इन्होंने किया कि नहीं किया। अमित सर पीडब्ल्यू ओनली आईएस, इसका अमित अंडरस्कोर सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू ओनली आईएस, अमित अंडरस्कोर सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू ओनली आईएस। 6 एडमिनिस्ट्रेटर हैं इसके भाई, कौन कौन है? याशिर नसीम, अपूर्वा, अमित कुमार सिंह। एक आईडी है, क्या है कि सूचना के अधिकार के अलावा दूसरे, मैं पूछता हूं इनसे, पूछता हूं कि क्यों ये इनका नहीं चल रहा है, इसमें मैसेज क्यों नहीं जाता, बच्चे कहते हैं, तो मैं उसको देता हूं फिर। पता है, तो अमित अंडरस्कोर सर, सर SIR वाला, सर वाला सर नहीं, अमित अंडरस्कोर सर, ऐसा है ये, मैं लिख दे रहा हूं, ऐसा मुझे दिखा है। अमित अंडरस्कोर सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू
ओनली आईएएस। ये मुझे देखी है इनकी बनाई आईडी, जो बनाया है, मैंने भी इसको ढूंढा अभी, अमित अंडरस्कोर सर अंडरस्कोर PW ओनली आईएएस। सर मैसेज एक भी नहीं, मैं पूछता हूं। ईमेल आईडी मेरी एक PW की है, पता नहीं वो ईमेल आईडी, अच्छा मैं ये PW वालों की ही है, पता नहीं इसको देना है, बताता हूं, कल याद दिलाना। आरटीआई को प्रोएक्टिव बनाया जाए। दूसरा कहा आरटीआई की अभिवृत्ति का निर्माण किसमें, अलग अलग हित धारकों में, ये भी अलग अलग हित धारक का मतलब समझ लेना क्या होगा। तीसरा कहा आरटीआई के तहत सारी पुरानी सूचना को डिजिटल बनाया जाए, इसके लिए मानव संसाधन तथा अलग स्वायत्त ढांचा बनाया जाए। आरटीआई के लिए राज्य जागरूकता अभियान चलाए, ऐसे तमाम उपाय लिख लेना, इसको शिक्षा प्रणाली में शामिल किया जाए, इस तरह के उपाय लिख लेना। नहीं, इथिक्स बाय अमित सर नहीं है, इथिक्स बाय अमित सर नहीं है भाई, वो कोई फर्जी आईडी, बहुत सारी फर्जी आईडी बना रखी लोगों ने, इसलिए उसमें मत जाना। अगला आइए, अगला है जिसको हम कहते हैं नागरिक घोषणा पत्र। ये दूसरा चीज है। अंग्रेजी में है सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर, पहले इसको एक बार विस्तार से सुन लो, फिर कुछ पॉइंट्स इसके मैं जरूर लगा तो लिखूंगा, क्योंकि ये सब आपके नोट्स में लिखा होगा, बस को समझाया नहीं गया होगा। जैसे आरटीआई में जो पॉइंट बताया वो आपके नोट्स में नहीं मिलेंगे, उसमें आरटीआई कानून के बारे में लिखा होगा, उसके प्रयोग से कुछ हासिल उपलब्धियों के बारे में लिखा होगा। समाधान होने के बाद इसका उपयोग इसलिए नहीं किया जा रहा कि सरकार अपनी ताकत घटाना नहीं चाहती। सरकार समझती है कि नागरिक बहुत जागरूक हो जाएंगे तो उनको मैनेज करना मुश्किल है, इसलिए शक्ति का केंद्रीकरण बनाए रखने के लिए प्राय सरकारें इसमें रुचि नहीं लेती हैं कि वो आपको ज्यादा ताकतवर बनाएं, और नागरिकों को इस आवृत्ति है नहीं, इसलिए नागरिक इस तरह की मांग नहीं कर रहे हैं। चलिए, ये नागरिक घोषणा पत्र क्या है, इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो, जैसे तुमने पहले वाले प्रॉब्लम में देखा आरटीआई पढ़ने से पहले कि शासन में घूसखोरी की संस्कृति आ गई, करप्शन है। तुमने देखा कि शासन में पद का दुरुपयोग हो रहा है, गोपनीयता है, मनमानापन है, लोकहित की जगह स्वहित के लिए काम हो रहा है, इस तरह की तमाम प्रॉब्लम्स देखी थी। ब्यूरोक्रेट्स अपने आप को स्वामी मान के बैठे हैं सेवक की जगह, और हमने दिखाया कि आरटीआई आने से ये सब बदल सकता है, बशर्ते आरटीआई ठीक तरीके से लागू हो। और ठीक तरीके से लागू होने का दो ही मतलब है, या तो शासन उसको सही मंशा से लागू कर दे और सूचना प्रकट करना शुरू कर दे, या जनता आरटीआई का प्रयोग करना शुरू कर दे और सूचना मांगना शुरू कर दे। दो में से एक बात अगर हो जाए तो ये सूचना जैसे जनता के पास आने लगेगी, वैसे सब दूध का दूध पानी का पानी होने लगेगा। कोई ब्यूरोक्रेट भाई भतीजावाद नहीं कर पाएगा, कोई पैसा नहीं खा पाएगा, क्योंकि पारदर्शिता से सब कुछ दिखने लगेगा, आर पार साफ साफ, तो आपके पद का दुरुपयोग करने की क्षमता समाप्त हो जाएगी। दूसरा वाला जो आइडिया है जिसको हम आप समझने जा रहे हैं, ये चाहता है कि सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाई जाए, ये चाहता है कि संस्थाओं की कार्य संस्कृति बेहतर की जाए। वर्क कल्चर खराब है, जैसे वहां कहा था ना आरटीआई पढ़ने से पहले कि भाई भतीजावाद है, पद का दुरुपयोग है, गोपनीयता के कारण रिश्वतखोरी है, वैसे यहां सरकारी विभागों में काम चोरी है, कार्य संस्कृति बेहतर नहीं है, जो सेवाएं सरकार के शासन की ढांचे को देनी होती हैं टाइम पर नहीं मिलती। आप कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई कीजिए, इनकम सर्टिफिकेट बनवाने जाइए, दसियों चक्कर लगाना पड़ेगा आपको, एक सर्टिफिकेट बनाने में आपका पसीना छुड़ा देती सरकार। छोटे छोटे सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, किसी चीज को बनवाना बड़ा मुश्किल है, टाइम से काम नहीं होता, हरासमेंट करते हैं अधिकारी जनता का, चक्कर कटवाते हैं, फाइल आगे नहीं बढ़ती। जो काम होता है, आपको कास्ट सर्टिफिकेट बना के दिया, नाम की स्पेलिंग गलत कर दी, आपकी रजिस्ट्री में कोई चीज मिसप्रिंट कर दी, सेवा की गुणवत्ता खराब है। काम में देरी, काम होने के बावजूद उसकी गुणवत्ता का खराब होना, ब्यूरोक्रेट्स का काम देरी से करने और खराब गुणवत्ता का काम करने के बावजूद किसी तरीके से भी उसके लिए उनको दोषी ठहराया ना जा पाना, जनता का अपने ही काम के लिए शुल्क चुकाने के बावजूद
बार बार सरकारी दफ्तरों का चक्कर काटना, इस तरह की जो समस्याएं हैं, ये समस्याएं भी शासन में शुचिता को कमजोर करती हैं। वो सब संकट तो है ही इसमें भी। जब आप बार बार चक्कर काटेंगे तो आपसे घूस भी ले लिया जाएगा। ये भी समस्या तो है ही। ये समस्या है ही कि आपका जो सेवा मिले उसकी गुणवत्ता खराब है, फिर भी आपके पास कोई विकल्प नहीं है कि आप किसी और जगह से कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लें। जैसे आप क्या करते हैं, आपको पता चल गया कि इस कंपनी से अगर हम फ्रिज खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं, इनका कस्टमर केयर खराब है, तो आगे एक बार खराब अनुभव होने के बाद आप उस कंपनी से टीवी खरीदना बंद कर देते हैं। साथ में जहां से खरीदा होता है वहां रेटिंग कर देते हैं कि इस कंपनी खराब है, इसका कस्टमर केयर खराब है। तो बाजार में क्या होता है, इससे उस कंपनी पर फर्क पड़ता है। उस कंपनी को अगर ये पता चलता है कि कस्टमर हमारा नेगेटिव रिव्यू दे रहे हैं, हमारे बारे में नेगेटिव टिप्पणी कर रहे हैं, तो हमारी मार्केट सेंटीमेंट खराब हो जाएगी, लोग हमारा सामान खरीदना बंद कर देंगे, दूसरी कंपनी के पास चले जाएंगे। लेकिन सरकारी विभाग में आप कास्ट सर्टिफिकेट बनाने गए, खराब काम किया उन्होंने, फिर भी आपको दोबारा कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए उसी डिपार्टमेंट में आना पड़ेगा। खराब काम के बावजूद आपके पास और कोई विकल्प नहीं है। एसी फ्रिज की तरह आप ब्रांड और कंपनी बदल नहीं सकते, मोनोपोली है, एक अधिकार है। इसके अतिरिक्त भी जैसे जैसे बाजारवाद आ रहा है और नागरिक देख रहे हैं कि एक जगह बाजार में हम शुल्क चुकाते हैं, तुरंत सेवा लीजिए। आज आपने फ्रिज का पैसा चुकाया, दुकानदार शाम तक फ्रिज भेज देगा। आज आपने सामान बुक किया, 3 दिन में सामान पहुंच जाएगा। ट्रैकिंग भी कर सकते हैं आप, कहां पहुंचा, आप डिलीवर शिप हुआ कि नहीं हुआ, डिलीवरी की डेट क्या है, सब बाकायदा आपको बताई जाएगी। ऐसे नागरिक जब जिनकी एस्पिरेशन को बाजार ने बदल दिया है, बाजार में होने वाली प्रतिस्पर्धा ने सेवाओं की गुणवत्ता को कई गुना बढ़ा दिया है, ऐसे नागरिक जब वही सेवा लेने के लिए, उसी प्रकार की सेवा लेने के लिए राज्य के पास जाते हैं, तो पाते हैं सब कुछ गायब है। न कोई समय की जानकारी, न काम की प्रगति की जानकारी, न हमारे पास कोई विकल्प। तो इस कारण से माना गया कि शासन में शुचिता लाने के लिए सरकारों को अगर उसी तरह से जवाबदेह बना दिया जाए, उसी तरह से इनको पंक्चुअलिटी में ला दी जाए जैसी बाजार में काम करने वाली कंपनियों में है। बाजार में काम करने वाली कंपनियां प्रतिस्पर्धा का सामना करती हैं। बाजार में काम करने वाली कंपनियां समय के भीतर सेवा देने की प्रतिबद्ध रहती हैं। उनका कस्टमर केयर आपके सवालों का जवाब देता है, कंप्लेन करने पर उस पर सुनवाई होती है, और आप कस्टमर केयर के पास जब फोन करते हैं तो उसको सरसर कह के नहीं बोलते, श्रीमान जी सेवा में सविनय निवेदन है कि हमारा एसी ठीक से काम नहीं कर रहा, इसको ठीक करवा देंगे तो आपकी महती कृपा होगी। आप ऐसा नहीं कहते, आप उसको डांटते हैं। तो ये जो पावर है जो बाजार ने दे रखी है, पैसा दो सेवा लो, गुणवत्ता नहीं तो शिकायत करो, उसकी रेटिंग खराब करो, लोगों को बताओ कि सेवा खराब है, उस पर दबाव डालो, उसको उत्तरदायी बनाओ। तो यही काम तो सरकार के साथ भी, सरकार से भी कोई काम फ्री नहीं करवाते। कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने जाओ उसका शुल्क है, पैसा जमा करते हो। कोई सेवा लेने जाओगे सबकी फीस है, और फीस के साथ साथ ये जो काम करने वाले लोग हैं टैक्स पेयर की हमारे पैसे से सैलरी ले रहे हैं। बिल्कुल वैसा मामला है जैसे मैंने कहा था एक बार कि अपने घर में मेड रखिए, उसको 20,000 सैलरी दीजिए और उसके बाद मेड से कहिए चाय बना दो एक कप। मेड कहे आज मूड नहीं है, आप अगले दिन कहें कि आज बना दो, कहे आज भी मूड नहीं है, आज बहुत बिजी हूं। आप मुझे किस लिए बिजी हो, इसको बताना हमारी जिम्मेवारी नहीं है। आप उसको सैलरी दे रहे हैं, मेड ना आपका खाना बना रही है, ना आपकी चाय बना रही है। आप चाय मांगते सुबह, 4 दिन बाद कहेगी आज पीना तो बताओ, और आप मेड के सामने गिड़ाते रहते हैं कि हे मेड महारानी, हे मेड देवी, क्या एक कप चाय आप बना के देंगी? अगर एक कप चाय बना के देते तो महती कृपा होगी। क्या आप ऐसी मेड रखेंगे इस सामने आपको ऐसे गिड़ाना पड़े? नहीं। तो इसी मेड की तरह जो सरकार में बैठे लोग हैं उनको भी तो पैसा दे रहे हैं, हमारे टैक्स से उनकी सैलरी जा रही है, कहीं ऊपर से पैसा नहीं ले रहे हैं वो। तो जब हम उनसे कहते हैं काम कर दो क्योंकि हमारे टैक्स से पैसा ले रहे हो, हम सैलरी दे रहे हैं तुमको, वो कहते हैं आज मन नहीं है, कल आना, आज देर हो गई, आज छुट्टी है, आज वो दफ्तर में वो आदमी नहीं आया है। तो ये जो संकट है इसी को दूर करने के लिए उपाय है सिटीजन चार्टर। इसके अलावा भी कई तरह की समस्या, जैसे आप किसी सरकारी दफ्तर में जाइए, आप सरकारी दफ्तर में जाएंगे तो आप पाएंगे कि सरकारी दफ्तर में जाने पर आपको पहले पता करने में बड़ी मुश्किल होती है, भूल भुलैया की तरह होता है। सरकारी दफ्तर में जाने पर आपको पता करने पर कि ये सेवा किस देश से मिलेगी, यही पता करने में आपको 4 जगह पूछना पड़ेगा, और जिनसे पूछेंगे अजीब सा मुंह बनाएंगे, कई तो बताएंगे ही नहीं। तो आपको कोई पता ही नहीं कि काम में कहां से करवाओ। इस तरह की समस्या भी है, समस्याएं और भी हैं। जैसे सरकारी कार्यप्रणाली में कोई नया चीज सीखना ही नहीं चाहता, नवाचार ही नहीं। बाजार में हर साल टेक्नोलॉजी बदल जा रही है, टेलीफोन का सॉफ्टवेयर हर साल बदल जा रहा है, मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर बदल जा रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम बदल जा रहा है। हर साल नई नई कंपनियां या वही पुरानी कंपनियां नए नए ऑपरेटिंग सिस्टम या उसका एडवांस वर्जन लॉन्च कर देती हैं। सरकार में जाओगे 15 साल पहले जैसे काम हो रहा था वैसे काम हो रहा है। सरकारी कर्मचारी नई तकनीक सीखना नहीं चाहते, आधे से ज्यादा कर्मचारी साफ हाथ खड़ा करते हैं, कंप्यूटर काम नहीं करेंगे। उनके पास वो पुरानी पड़ गई स्किल्स हैं जो आज के लिए उपयोगी है ही नहीं है, और नई स्किल सीख नहीं रहे हैं। यूनियनबाजी है, हड़ताल है। इन सब समस्याओं से कैसे निपटा जाए, क्योंकि इनसे बिना निपटे अनुशासनहीनता की समस्या, काम चोरी की समस्या, नवाचार न होने की समस्या, क्षमताएं बहुत पुरानी पड़ चुकी हैं, वो आज के हिसाब से प्रासंगिक नहीं, क्षमता उन्नयन नहीं कर रहे कर्मचारी, काम करने की प्रेरणा नहीं है,
सेवा की गुणवत्ता खराब है, शुल्क लेने के या देने के बाद भी काम करवाने गया आदमी बार बार भटक रहा है। इन सब समस्याओं के कारण हम मानते हैं कि इनके समाधान के लिए एक नया ढांचा बनाने की जरूरत है। यही ढांचा है सिटीजन चार्टर। तो आप चाहें तो सिटीजन चार्टर से पहले यहां आप मेंशन कर सकते हैं किस तरह की समस्या के समाधान के लिए सिटीजन चार्टर की जरूरत है। या आप कह सकते हैं कि सिटीजन चार्टर शासन में शुचिता की किन समस्याओं का समाधान कर सकता है। इसके लिए जैसे मैंने लिस्ट बनाई, एक, कामचोरी, सरकारी संस्थाओं में अनुशासनहीनता, सेवा की गुणवत्ता खराब, सेवाओं का समय से ना मिलना, सेवा के बदले घूस की मांग, नवाचार का अभाव, कर्मचारियों में नए हुनर एवं कौशल का अभाव, संस्था द्वारा किसी सेवा पर एकाधिकार होने के कारण नागरिकों के साथ बुरा बर्ताव, उनमें विनम्रता की कमी, फिर हड़ताल, यूनियन जैसी समस्याएं। ये सब बहुत सारे ऐसे आप कारक लिख सकते हैं जिनसे आप कह सकते हैं कि ये हमारे शासन में शुचिता को कमजोर कर रहे हैं। इससे भी ब्यूरोक्रेट पावरफुल हो रहे हैं, काम आपका नहीं करेंगे, टाइम से नहीं करेंगे तो आप उनके सामने गिड़ाएंगे, और जब उनके सामने गिड़ाएंगे तो आप सेवक बन जाएंगे, वो बन जाएंगे स्वामी। उनको बनाना था हमको सेवक, लेकिन आप ही सेवक बन गए, वो बन गए स्वामी। ठीक है, तो अब देखिए, दो बात, सिटीजन चार्टर क्या है, सिटीजन चार्टर कैसे शासन के ढांचे को बदल देता है, तीसरा, इससे कैसे शासन में शुचिता आएगी। तीन बातें। हाँ, आज की राइटिंग मुझे भी समझ में नहीं आ रही क्योंकि बोर्ड कुछ रिएक्ट कर रहा है अलग अलग तरीके से। वो शब्द कट जा रहे हैं, छोटे हो जा रहे हैं लिख रहा हूं तो बहरहाल मैं पढ़ देता हूं सिटीजन चार्टर क्या है, सिटीजन चार्टर कैसे शासन के ढांचे को बदल देता है, इससे कैसे शासन में शुचिता आएगी। कुछ शब्द गायब हो जा रहे हैं, लिखता हूं गायब हो जाते हैं। चलिए एक कहानी सुनिए, कहानी मतलब पूरी स्टोरी सुनिए इसकी। अरे होते हैं भाई, मैं कह रहा हूं होते हैं, तुम कह रहे हो नहीं होते हैं। देखो, इससे कैसे शासन में लिखा था मैंने, मैं गायब है, केवल मात्रा दिख रही। अब नीचे कोई लाइन लिखूंगा तो मैं वापस लौट आएगा। आपको तो मेरी सत्यनिष्ठा पर भी संदेह है, क्या किया जाए। सुनिए, स्टूडेंट तनाव में रहेंगे तो ठीक ही है, क्या गड़बड़ है, स्टूडेंट को तनाव में रहना ही चाहिए। परीक्षा का तनाव, तैयारी का तनाव, ये तो हर तरह के यूपीएससी के स्टूडेंट के साथ लगा रहता है। खैर सुनो, देखो सिटीजन चार्टर है क्या। सिटीजन चार्टर असल में समय के भीतर सेवाओं की गारंटी का एक प्रपत्र है। एक आइडिया है कि एक ऐसा कानून या नियम बनाया जाए जो नागरिकों को दो बात की गारंटी दे, एक किसी सेवा के एक निर्धारित समय के भीतर होने की, और दूसरा सेवा की गुणवत्ता की। एक आइडिया है कि जैसे बाजार में अलग अलग कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स की वारंटी देती हैं, क्वालिटी की गारंटी देती हैं कि कुछ खराब हुआ तो हम हैं, ठीक वैसे सरकार जो सेवा दे रही है
उस सेवा की क्वालिटी की गारंटी मिलनी चाहिए। दूसरा, जैसे बाजार में आप कोई सामान खरीदते हैं, कहा कि सामान आपने पैसा दिया, आज डिलीवर हो गया, या आपने अमेजन फ्लिपकार्ट पे पैसा पे किया, 3 दिन बाद आपके घर आ गया, 4 दिन बाद आ गया, और लिखा हुआ है कितने दिन में आ गया, हफ्ते में आएगा, तो लिखा हुआ है किस तारीख को डिलीवर हो जाएगा, उसे एक दिन आगे पीछे ज्यादा नहीं होगा। वैसे ही ये आइडिया क्या कहता है, एक ऐसी गारंटी हर विभाग नागरिकों को दे कि उस विभाग से जो ये सेवाएं मिलती हैं, ये सेवाएं महत्तम इतने दिन में नागरिक को मिल जाएंगी। अगर आज आपने कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई किया, इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई किया, तो आज से 7वें दिन, आज से 10वें दिन जो उस गारंटी में लिखा होगा, उतने दिन के भीतर आपको सेवा मिल जाएगी। आपको अप्लाई करने के बाद उस सर्टिफिकेट के लिए दोबारा उस दफ्तर का चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। अप्लाई करने के बाद विभाग का काम है कि सेवा तक पहुंचाए, और उसमें आपका नाम गलत हो गया, कोई स्पेसिफिकेशन गलत हो गया, तो उसके लिए दोषी व्यक्ति पर कार्रवाई होगी, सेवा की गुणवत्ता खराब नहीं हो सकती। तो एक ऐसा आइडिया जो चाहता है कि सरकार से मिलने वाली, शासन से मिलने वाली सेवाओं में पंक्चुअलिटी और उसके गुणवत्ता के मानक की गारंटी ये दो नागरिकों को दे दी जाए एक घोषणा पत्र के जरिए, जिनमें नागरिक सेवाओं को लिस्ट कर दिया गया कि ये सेवाएं, इस विभाग की ये सेवाएं अब आपको इतने समय में, इतने दिन के भीतर ऐसी गुणवत्ता के साथ मिलेगी। इसी सेवाओं की गारंटी शुदा समय सीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ डिलीवरी को सिटीजन चार्टर कहा गया। जैसे मैंने कहा ना, बाजार में हम किसी चीज का मूल्य चुकाने के बाद इस तरह के एक्सक्यूज नहीं सुन सकते कि सामान आज नहीं गया, कल चला जाएगा, कल नहीं गया, परसों चला जाएगा, 5 दिन बीत गया, 10 दिन बीत गया। ऐसा बाजार नहीं करता, तो सरकार भी ऐसा नहीं कर सकती। तो अब कैसे काम करेगा सिटीजन चार्टर? ये तो उसका आइडिया हो गया, सेवाओं की गारंटी समय के भीतर गुणवत्ता के साथ। कैसे करेंगे इसको? इसके लिए जो डिपार्टमेंट होगा, जब सिटीजन चार्टर लागू होगा, तो एक विभाग अपने सेवाओं की पूरी सूची बनाएगा। किस विभाग से 5 सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, ये 2 और सेवाएं दी जाती हैं, सूची बनाएगा। उस सूची को विभाग के बाहर ही अलग अलग जगहों पर और डिस्प्ले कर दिया जाएगा कि आप इस विभाग में अगर आ रहे हैं तो इसे ये सेवाएं मिलती हैं। पहला होगा कैटेगराइजेशन, क्लासिफिकेशन, ये सेवाएं इस विभाग से मिलेंगी। फिर दूसरी जानकारी बनाई जाएगी कि अगर आप इस विभाग में सेवा लेने के लिए आ रहे हैं, मान लीजिए कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आ रहे हैं, तो लिखा होगा कि कास्ट सर्टिफिकेट के लिए काउंटर नंबर 1 पर, टेबल नंबर 1 पर जाएं, सेक्शन ए में जाएं। इनकम सर्टिफिकेट के लिए सेक्शन बी में जाएं। किसी से पूछने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, विभाग को रिस्ट्रक्चर किया जाएगा। सेक्शन ए एक काम संभालेगा, सेक्शन बी दूसरा काम संभालेगा, सेक्शन सी तीसरा काम संभालेगा। नागरिक को गेट से घुसते ही एक जगह सारी सूचनाएं मिल जाएंगी, लगी होंगी, उसकी वेबसाइट पर जाएगा, नागरिक को वहां मिल जाएंगी। ऑफिस जाने से पहले मैं बैंक जाऊंगा, देख लूंगा कि बैंक में कौन सा टेबल खाता खोलता है, कौन सा एफडी बनाता है, कौन सा पासबुक अपडेट करता है, मुझे किस डेस्क पे जाना है। सारी सूचनाओं को इस तरीके से आपको पहले क्या करना पड़ेगा, जो सेवा लेने आ रहा है उसको देना पड़ेगा। उसी हिसाब से विभाग का क्लासिफिकेशन। अब तो पहला क्या हुआ, पहला विभाग को इस तरह से रिस्ट्रक्चर करो कि उसमें जितनी सेवाएं मिल रही हैं उनकी सबकी तो सूची बनाओ। सूची बनाने के बाद अलग अलग सेवाओं के लिए अलग अलग सेक्शन बनाओ। कोई ऐसा भी हो सकता है कि एक सेक्शन 2 सेवाएं दे, उसको उस सेक्शन से लिस्ट करो। तीसरा, जो सेवा जिस सेक्शन से मिल रही, उस सेक्शन पर जाने पर उस सेवा के बारे में सूचना लिखी होनी चाहिए, गारंटी लिखी होनी चाहिए कि ये सेवा आपके एप्लीकेशन मिलने के 7 दिन के भीतर, 10 दिन के भीतर, 15 दिन के भीतर आपको मिल जाएगी। महत्तम समय ये है, समय सीमा तय करो। वही लिखा होना चाहिए कि सेवा जब आपको मिलेगी तो उसमें गुणवत्ता होगी, आपका नाम करेक्ट होगा, आपके पिताजी का नाम करेक्ट होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ करेक्ट होगी, आपकी इनकम का प्रमाण करेक्ट होगा। उसमें अगर ये कोई असंगति होगी तो ये कार्रवाई होगी, ये शिकायत होगी। तो सेवा की गुणवत्ता के मानक क्या होंगे, ये लिखा होगा। तो जब आप किसी डेस्क पर गए तो आपको भी ये किसी से पूछने की जरूरत नहीं, आपको पता होना चाहिए कि इस जगह से जहां से मैं अप्लाई करने आया हूं मुझे मैक्सिमम कितने दिन में कास्ट सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और जब मुझे मिलेगा तो उसमें क्या क्या गुणवत्ता के मानक होने चाहिए। चौथा, जो विभाग है, वो सेक्शन है, उस सेक्शन के भीतर भी सामूहिक और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व फिक्स करना। कई बार विभाग में ऐसा होता है कि कुछ लोग कामचोर किस्म के होते हैं, उनका काम भी मेहनती और ईमानदार लोग करते हैं। सिटीजन चार्टर में ऐसा नहीं होगा। सिटीजन चार्टर में एक आदमी एप्लीकेशन लेगा, उसको चेक करेगा, उसकी समय सीमा होगी कि जिसने एप्लीकेशन रिसीव की, एप्लीकेशन मिलने वाले दिन या उससे अगले दिन दूसरे सेक्शन को फॉरवर्ड कर देगा। डिले नहीं कर सकते आप। आपके पास सिर्फ पहला दिन जिस दिन आपने लिया और अगला दिन, 2 दिन का समय है। 2 दिन के भीतर आपको एप्लीकेशन दूसरे सेक्शन में, दूसरे टेबल पे फॉरवर्ड करनी पड़ेगी। दूसरा टेबल फिर से आपकी अर्हता की जांच करेगा कि आपकी इनकम कितनी है, होनी कितनी चाहिए, क्या प्रमाण कितना है आपके पास, होनी नहीं चाहिए, कितनी कितनी है, प्रमाण उसका क्या है, कागजों की जांच करेगा, उसके आधार पर इनकम का प्रूफ बनाएगा। 2 दिन में उसको फॉरवर्ड करना पड़ेगा, 2 दिन ज्यादा समय नहीं लगा सकता। फिर तीसरे आदमी के पास पहुंचा, उसको सर्टिफिकेट बनाना है, उसी के बेसिस पर वो 2 दिन के भीतर सर्टिफिकेट बनाएगा। 6 दिन में तैयार हो गया, 7वें दिन वो सूचना डिस्पर्स कर दी जाएगी, फिर वो सर्टिफिकेट सेवा के तौर पर दे दिया जाएगा। तो क्या हो गया, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व तय किया गया कि इस डेस्क वाला आदमी 2 दिन में काम करेगा, इस डेस्क वाला 2 दिन में काम करेगा, इस डेस्क वाला 1 दिन में काम करेगा। सबका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व फिक्स कर दिया गया। और साथ में अगर किसी डेस्क पर 2 दिन से ज्यादा लगा तो मान लो फिक्स कर दिया कि प्रतिदिन एक अगर एप्लीकेशन को आपने देर किया तो 200 रुपए का फाइन आपको देना पड़ेगा। पहले काम करवाने वाला आदमी भाग रहा, आप उससे घूस मांग रहे हैं, अब आप काम लेट कर रहे हैं, आप फाइन देंगे। मान लीजिए विभाग में 50 एप्लीकेशन रोज एवरेज आती है, एक आदमी कामचोर है, उसमें हुनर कौशल नहीं, मंत्री का भाई भतीजा था, भर्ती हो गया, काम करना कभी सीखा नहीं, अब 50 फाइल आती है और 50 फाइल उसको 2 दिन में अगले दिन भेजनी होती है, अगले दिन फिर 50 आ जाएगी, लेकिन वो भेज नहीं पाता क्योंकि उसको कंप्यूटर चलाना नहीं आता। मैनुअल काम करता है, सिर्फ 10 फाइल निपटा पाता है। 40 फाइल का बैकलॉग 2 दिन में रहता है। 40 फाइल का मतलब है 200 के हिसाब से 40 से गुणा कर दीजिए, 8000 रुपया। इसका 2 दिन में 8000 रुपये का फाइन भर रहा है। विभाग 22-23 दिन चलता है, सैटरडे संडे की छुट्टी के अलावा। उस 22-23 दिन में उसने हर 2 दिन में 8000 का फाइन भरा, 88,000 90,000 का फाइन हो गया उसका। 75,000 उसकी सैलरी थी, 13,000 घर से लेकर जमा किया। सैलरी तो एक पैसा नहीं ले जा पाया,
13,000 घर से जमा किया, क्योंकि काम समय से पूरा नहीं कर पा रहा है। व्यक्ति को तो तय फिक्स हो गया है, काम टाइम से करो नहीं तो फाइन दो। अब अभी आप भागते थे विभाग में, अब विभाग के आदमी कहते थे अगले हफ्ते आना, पता करना भी नहीं हुआ काम। अब आप एप्लीकेशन कर लेके देके भूल गए, क्योंकि आपको पता है 7वें दिन मुझे सिर्फ सर्टिफिकेट प्रिंट आउट ले लेना अपने घर पर, अपलोड हो जाएगा। और अगर उसने अपलोड नहीं किया तो ये भी पता चल जाएगा किस स्टेप पर देरी हुई। आपके सारे सर्टिफिकेट की प्रोसेसिंग की पूरी, वैसे जैसे शिपिंग वाला होता है, मैंने बताया ना कि कोई ई कॉमर्स वेबसाइट से आप खरीदें कुछ सामान, बताते रहते हैं कि शिप कर दिया, यहां पहुंचा, ट्रांजिट में है। वैसे आपका काम दूसरे डेस्क पर अटक गया, इस कारण देरी हुई, तो दूसरे डेस्क वाले ने काम देरी की, दूसरे डेस्क वाला आपको फाइन देगा। काम देरी से होने पर आपको फाइन मिल रहा है, आपको कॉम्पनसेशन मिल रहा है। सृजन चार्टर क्या उलट दे रहा है। जो ब्लैकमेलिंग सरकारी विभाग के बाबू करते थे कि तुम काम करवाना तो पैसा दो, वो ताकत सिटीजन के पास आ गई। तुम काम नहीं करोगे तो फाइन दोगे। और जिस दिन आपको सर्टिफिकेट मिला, अगर आप उससे संतुष्ट नहीं है तो सिटीजन चार्टर में ग्रीवांस रिड्रेसल का मैकेनिज्म होगा। आप बैठे बैठे शिकायत कर सकते हैं उसके पोर्टल पर, अपना आपने अपलोड किया, कहा नाम गलत है, ये फला गलत है, जिसने वो गलती की उसकी पहचान करके उसके खिलाफ कार्रवाई और उसकी डिस्पोजल रिपोर्ट की क्या, इसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, आपको दी जाएगी। माना गया कि अगर हम इस तरीके से सारे विभागों को संरचित कर दें, रिस्ट्रक्चर कर दें, और सारे कर्मचारियों को व्यक्तिगत उत्तरदायित्व बता दें, इसमें काम चोरी का किसी स्कोप ही नहीं बचा। अब जो आदमी पहले कहता था तकनीक नहीं सीखेंगे, 50 साल 55 साल हमारी उम्र हो गई, 5 साल की नौकरी बची है, हमसे सब नहीं होगा, कंप्यूटर अब भाग के सीखेगा। क्योंकि जब उसने अपने घर से 13,000 रुपया महीने जमा करना पड़ेगा, सैलरी तो मिली नहीं, एक भी पैसा, 13,000 15,000 महीने घर जमा कर रहा है, तो नौकरी के बाद प्राइवेट कोचिंग लेके कंप्यूटर सीखेगा, तो बिना कंप्यूटर सीखे काम ही नहीं कर पा रहा है। इसमें यह भी प्रावधान होगा कि जिन लोगों का परफॉर्मेंस खराब होगा उनका ट्रांसफर कर दिया जाएगा, उनकी पदोन्नति हो सकती है, पदोन्नति हो सकती है, उनको रीट्रेनिंग के लिए भेजा जा सकता है, तुम्हारे अंदर स्किल ही नहीं है। इससे विभाग को पता चलना शुरू हो जाएगा कहां गड़बड़ है, कौन लोग गड़बड़ हैं, किनमें स्किल की कमी है, कौन लोग आगे जिनमें एप्टीट्यूड नहीं काम करने का। अभी कुछ हुनरमंद कौशल वाले लोग बाकी इस तरह के अक्षम लोगों की कमियों को छुपा लेते हैं, लेकिन अब एक आदमी दूसरे का काम नहीं करेगा, उसको 40 फाइल अपनी निपटानी है, वो नहीं निपटाएगा तो फाइन देगा, तो मैं दूसरे का काम कर लूंगा तो अपना फाइन भरूंगा मैं। कोई दूसरे का काम नहीं करेगा, सबके लिए काम ऐसे बांटा गया कि एक दिन में जितना काम एक व्यक्ति को कंप्यूटर की मदद से कर लेना चाहिए, तकनीक की मदद से कर लेना चाहिए, उतनी फाइल हमने आपके लिए फिक्स कर दी है। इससे काम चोरी, ऑफिस देर से आने जाने का मामला भी हल हो गया। हम कब ऑफिस देर से आते थे, काम कितना करना है कोई तय थोड़े, आए आराम से चले गए। फिर अब क्या है, 50 फाइल निपटानी है, तुम 11 बजे आए 9 बजे के बजाय, तो तुमने अपने घंटे 2 घंटे कम कर लिए। अब शाम को तुम अगर 6 बजे तक ऑफिस था, जाने लगोगे 2 घंटा पहले कम है, तो पूरा काम करते थे तुम 33 फाइल निपटा पाते थे, तो 2 घंटा और कम हो गया, 10 फाइल और कम निपटा पाए, 20 फाइल निपटा पाए, तो जो कम फाइल निपटी उसका क्या करोगे, फाइन भरोगे। तब क्या होगा, अब कर्मचारी अपने आप समय से दफ्तर आ जाएंगे, क्योंकि पूरा समय काम करने के अलावा अलग से काम करना पड़ रहा है, ओवर टाइम, तब तो फाइल कंप्लीट हो रही। आ गए 9 बजे, जा रहे हैं शाम में 9 बजे, रात में 9 बजे, 12 घंटे काम कर रहे हैं, क्योंकि फाइल निपट ही नहीं रही है, तो काम चोरी का मामला ही खत्म हो गया, कार्य संस्कृति अपने आप बढ़िया हो गई। सृजन चार्टर एक प्रावधान और करता है, कहता है कोई एक सेवा एक जगह से मत दो, एक से ज्यादा विकल्प पैदा करो। कास्ट सर्टिफिकेट मान लीजिए एसडीएम ऑफिस में बना सकता हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाला बना सकता हो, वही सेवा हम 2-3 जगह से ले सकते हैं, सबकी रेटिंग होगी। एसडीएम ऑफिस से सेवा देर से मिल रही है, खराब मिल रही, रेटिंग उसकी घट जाएगी, नागरिक को पता होगा कि सेवा हम अलग अलग जगह से ले सकते हैं, जैसे बाजार से है, वैसे ही सृजन चार्टर क्या कहता है, ऑप्शन दो। तो इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो भ्रष्टाचार गायब हो जाएगा, क्योंकि लेने के देने पड़ रहे हैं, घूस मांगने की बात छोड़ो, हमको अपनी जेब से पैसा भरना पड़ रहा है, काम चोरी की बात छोड़ो, हमको ओवर टाइम करना पड़ रहा है, स्किल हम खुद ही सीखने के प्रेरित हो गए, क्योंकि बिना स्किल के हम फाइल कर ही नहीं पा रहे हैं, काम कर ही नहीं पा रहे हैं। विभाग को अपनी कमियों को पता चलने लगा कहां गड़बड़ है, क्योंकि आज तक विभाग ने कभी ये पता करने की कोशिश नहीं की थी हमारे अंदर गड़बड़, जैसे चल रहा है 10 साल पुराने तरीके से काम चल रहा है, अब उसको पता चल गया किस डिपार्टमेंट में ये वाला सेक्शन है जिसमें काम होता नहीं है, ऑडिट होगा, क्या गड़बड़ है, क्षमता की कमी है, स्किल की कमी है, ट्रेनिंग की कमी है, हमारा काम करने का तरीका पुराना है, उनको पता करना पड़ेगा, और ये पता करके क्या करेंगे, समस्याएं हल करेंगे, तो नवाचार होगा, समस्याओं से पहली बार विभाग परिचित होगा, तो उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ेगी, कंपटीशन बढ़ेगा। जैसे बाजार में प्रतिस्पर्धा है अलग अलग कंपनियों के बीच, सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट एक ही सेवा कर दे रहे हैं, उनके बीच कंपटीशन क्रिएट होगा। तो ये आइडिया है सिटीजन चार्टर का। सिटीजन चार्टर मानता है कि नागरिक घोषणा पत्र से नागरिकों को एम्पावर कर दो, और 2 बातों के लिए एम्पावर करो, समय से सेवा मिलेगी, गुणवत्तापरक सेवा मिलेगी, नहीं मिली तो शिकायत कर सकते हो, और जिसने नहीं दी उसकी पहचान होकर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और सेवा लेने के लिए तुमको विकल्प दिए जाएंगे। इस आइडिया पर कल थोड़ी बातचीत और करेंगे, और फिर हम आचार संहिता और नागरिक संहिता पर थोड़ी बात करेंगे। उसके बाद अगले टॉपिक पर हम लोग जाएंगे। आज यहीं तक, कल इससे आगे की बातचीत के लिए मिलते हैं।